हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिर्जापुर क्लासेस में। बच्चों, हमारा चल रहा है कक्षा 10 का साइंस। हम पढ़ते हैं यहाँ पे कक्षा 10 के विज्ञान विषय को, जिसमें हमारा पहला लेक्चर हो चुका है। आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 2। हमारा चैप्टर चल रहा है पहला, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप कह सकते हैं इसके पहले हमने बेसिक समझाने की कोशिश की थी, और आज से हम लोगों का चैप्टर शुद्ध रूप से शुरुआत होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, हमारा चैप्टर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना होगा, समीकरण के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके कुछ गुण होंगे, इन सब चीजों को समझना होगा। देखिए, आज हम पहले शुरू करने से पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक है वो है परिवर्तन। समझते हैं दोस्तों, परिवर्तन क्या होता है, या चेंजेस, इसको हम कहते हैं चेंजेस। देखिएगा, मैं हमेशा आपसे एक ही चीज की गुजारिश करता हूं कि आप साथ में हमेशा नोट्स बनाते चलें और चीजों को विधिवत कॉपी में लिखते चलें। देखिए, नोट्स बनाने से आपको एक फायदा ये होगा कि आप जब भी कभी रिवीजन करना चाहेंगे तो आप नोट्स अपना उठाएंगे और उसको खुद से पढ़ सकते हैं कम समय में, और बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। देखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं आज परिवर्तन। तो परिवर्तन दोस्तों क्या होता है? आप जैसा कि जानते हैं, कोई भी चीज अपना रंग, रूप, आकार में कोई बदलाव कर लेती है तो हम कहते हैं कि सामान या ये वस्तु परिवर्तित हो गया है। जैसे मैं कहूँ, मैं इस मार्कर को तोड़ दूं, मैं कह सकता हूँ क्या, इसके आकार में हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया दोस्तों। मान के चलो, जैसे मौसम का क्या है, मौसम भी परिवर्तित होता है। कभी भी कोई भी मौसम आ जाता है तो हम कहते हैं आज बहुत ज्यादा धूप है, तो कहेंगे आज गर्मी का दिन है। अचानक से बादल आ जाए तो हम कहते हैं आज बारिश का दिन है। यानी ये भी तो एक परिवर्तन है। परिवर्तन, आप ऐसे, आप कभी कभी भी आप छोटे रहे होंगे पहले स्टार्टिंग में, फिर आपकी हाइट धीरे 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 बढ़ती गई, तो ये क्या हुआ, परिवर्तन ही तो हो रहा है। यानी आप परिवर्तन अपने आसपास चीजों को देख रहे होंगे। आप जब छोटे रहे होंगे तो कोई पेड़ आपके सामने छोटा सा रहा होगा, तो वो आज बहुत बड़ा पेड़ बन चुका होगा। यानी हम कह सकते हैं उसमें भी परिवर्तन हो। आप कह सकते हैं दूध को अगर किसी बर्तन में डाला जाता है, सुबह वो दही बन जाता है। यानी यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन को आसानी से समझ सकते हैं। जब किसी भी वस्तु के आकार, रंग, रूप में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु के, जब किसी वस्तु के आकार, आकार, रंग, ठीक है, आकार, रंग, अवस्था में बदलाव आए या चेंजेस आए तो उसे परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे परिवर्तन कहते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, भौतिक परिवर्तन, या हम कह सकते हैं परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है दोस्तों, देखिएगा, परिवर्तन के प्रकार। तो देखिए, परिवर्तन दो तरह का होता है। कितने, दो तरह का। एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं इसको। परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। क्या होगा, भौतिक परिवर्तन, जिसको आप कहते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसको ध्यान से समझिएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बहुविकल्पी का बनता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के प्रकार होते हैं किसके, परिवर्तन के। देखिएगा, इसको हम समझते हैं अब। परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी उस वस्तु के केवल आकार, रंग, रूप में ही परिवर्तन होता है। उसमें हमें कोई नया पदार्थ
नहीं प्राप्त होता है। हम इस परिवर्तन में परिवर्तित हुए पदार्थ को वापस से उस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बर्फ का पानी बनना, आप बर्फ को रख दीजिए, फिर वो धीरे-धीरे पिघल कर पानी बन जाएगी। आप पानी को फ्रिज में ले जाकर रख दीजिए, वापस से वो जमकर बर्फ बन जाएगा। यानी ये कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय है। यानी कभी बर्फ से पानी बनता है, फिर पानी से बर्फ बन जा रहा है। ये हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे किसी चीज़ का फटना, कागज़ को आप फाड़ दीजिए, टेप लगा के वापस चिपका देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। कौन-सा? भौतिक परिवर्तन। यानी इसमें कोई नया पदार्थ हमारा नहीं बनता, जो पदार्थ है वही पदार्थ हमेशा बना रहता है। जैसे हमने कहा कि मान के चलिए हमारे पास ये है, हम इस चीज़ को ऐसे तोड़ देते हैं, तो भाई तोड़ दिए तो इसमें परिवर्तन तो हुआ, लेकिन ये वापस से दूसरा कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बन गया। मेरे पास मार्कर था, मार्कर ही है, अब टूटी हुई अवस्था में है, वापस उसको हम कोई जुगाड़ लगा के इसको चिपका लेते हैं या जो भी कह दें आप, जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वापस से वैसा अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। मैं यहाँ इरेज़ कर दे रहा हूँ और इसको लिखता हूँ। भौतिक परिवर्तन। देखिएगा, भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है? इस परिवर्तन में इस परिवर्तन में परिवर्तित हुए पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है? जैसे बर्फ का पानी बनना या पिघलना कह सकते हैं। ठीक है? बर्फ का पिघलना। आप कह सकते हैं क्या? कागज का फटना, कागज का फटना, मोम का पिघलना। देखिए, मोम का जलना एक अलग प्रक्रिया है और मोम का पिघलना अलग प्रक्रिया है। मोम का पिघलना, ठीक है दोस्तों? इत्यादि। इस तरीके से ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। आप इसको साथ में नोट करते चलिएगा दोस्तों, अच्छे से इसको समझिएगा ताकि हम लोग अच्छा कर सकें हमेशा। ठीक है? दोस्तों इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं अब अगला हमारे पास कौन-सा है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। चलिए देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? हम कहेंगे वह परिवर्तन जिसमें क्या हो? हमें नया पदार्थ प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और इस परिवर्तन में परिवर्तित हुए पदार्थ को हम वापस दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दूध से दही का बनना, जब दूध से दही बन जाएगा, तो वापस हम दही से दूध दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। दोस्तों, आप कभी भी देखते होंगे दूध से जब दही बन जाएगा, तो कभी आपको चाय पीने का मन करे, तो आप वापस से क्या दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि दूध से दही बन गया, ये कैसी प्रक्रिया? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थ, नए गुण-धर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब ये है, दूध था, उसका गुण कुछ और था,
जब उससे हमें दही प्राप्त हुआ तो दही का गुण कुछ और आ जाता है, यानी इसमें रासायनिक रूप से पदार्थ परिवर्तित होते हैं, यानी रासायनिक गुण उसके परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिएगा, इसको हम लिखते हैं, वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया, या वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में परिवर्तित हुए पदार्थ, पदार्थ को दोबारा उस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो अभी लिखना छूट गया मेरा, भौतिक परिवर्तन जो है ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, यानी हम उल्टा उस पदार्थ में रिवर्स हो सकते हैं, यानी वापस उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे दूध से दही बनना, और आप कह सकते हैं मोम का जलना। देखिए, मोम का पिघलना अलग था और मोम का जलना अलग है, जलना। और आप लिख सकते हैं कागज का जलना, इस तरीके से, या इत्यादि। ठीक है मित्रों, चीजों को नोट करते चलिएगा, आसानी से लिखते चलिएगा, बस इतनी सा ही आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को मेरे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि हमारा कक्षा 10 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, सारी चीजों को हम यहाँ लिख के आपको समझाएंगे। ठीक है, जो ना समझ में आए बात आप जरूर कमेंट करिएगा नीचे, ताकि आपको हम समझा सकें। चलिएगा, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिएगा दोस्तों, हम इसको लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसको हम समझते हैं। जब एक या जब कोई एक पदार्थ, या आप कह सकते हैं जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होगा, कोई एक पदार्थ होगा या एक से अधिक पदार्थ होंगे, आपस में ये क्रिया करेंगे, या क्रिया करके कह सकते हैं आप नए भौतिक गुण। नए भौतिक मतलब हो सकता है उसका, हम कोई भी चीज लेकर ठोस चल रहे थे और हमें गैस अवस्था में प्राप्त हो रहा है, उसके गुण, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन उसके क्या होंगे, या आप कह सकते हैं भौतिक या रासायनिक, भौतिक या रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप समझिएगा, हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन, जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस होती है। कहने का मतलब है, ये हमारा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे जैसे आप गैस सिलेंडर में गैस का प्रयोग करते हैं, गैस जलती है, उसी तरीके से हाइड्रोजन जो होता है हमारा बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। इससे भी चीजों को कुछ मतलब, कहने का मतलब है ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में आप जानते होंगे, ये हमारी एक तरीके से प्राण
वायु है, इसके बिना हम जीवन जीना संभव नहीं कर सकते। या आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है ये आग जलाने में बच्चों सहायक होती है। यानी ये ज्वलनशील पदार्थ है और ये क्या है, आग जलाने में सहायक है। अगर दोनों मिलते हैं, सोचिए दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे, तब हमारे पास ये जल का निर्माण करते हैं। देखिए बैलेंसी कैसे, मतलब ये कैसे हमारा समीकरण बैलेंस किया जाएगा, इसको हम अभी आगे सीखेंगे। तो ये क्या होगा, जल प्राप्त होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ है, ये चलाने में सहायक है। जबकि दोनों मिल रहे हैं मित्रों, देखिएगा दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है भाई, ये ज्वलनशील पदार्थ है जबकि ये आग जलाने में सहायक करता है। जब दोनों मिलते हैं बच्चों तो हमें जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिएगा हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं, ये इसका भौतिक अवस्था के बारे में, तो ये गैस अवस्था में होती है। कैसी होती है मित्रों, ये गैस अवस्था में होती है। जबकि ये कैसी होती है, ये भी गैस होती है। लेकिन जल हमें कैसा प्राप्त होता है, लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। कैसा, लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। यानी इनका भौतिक परिवर्तन आप समझ सकते हैं कि हो रहा है। भौतिक मतलब समझ पा रहे हैं आप कि भौतिक, भौतिक अवस्था में इनके क्या है, भौतिक अवस्था इसकी गैस है, इसकी गैस है, जबकि ये द्रव अवस्था में प्राप्त हो रहा है। आप समझ सकते हैं ये आग जलने में सहायक है। कहने का मतलब है ये हमारा ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, जबकि ऑक्सीजन हमारा ज्वलनशील पदार्थ होता है। दोनों मित्रों क्या कर रहे हैं, दुनिया को तबाह करने के लायक हैं। यानी ये भी दुनिया तबाह कर देगा, ये भी दुनिया को तबाह कर देगा। ये जला के तबाह कर देगा और ये जलने में सहायता करेगा। लेकिन बच्चों जब अलग अलग हैं तो कुछ और गुण हैं इनके। जब आपस में ये दोनों मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। सोचो सोचो, जब दोनों अलग अलग हैं तो कुछ और हैं, और जब दोनों मिल गए साथ में तो ये आग को बुझाने का काम करते हैं वो आपस से। देखिएगा तो यही हमारा था क्या, रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप समझिए NaCl, ओहो NaCl, आप जानते हैं कि ये क्या होता है भाई, सोडियम। सोडियम जो होता है आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है, आगे हम पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ होता है, अर्थात ये कहीं भी हवा में, वायु के संपर्क में आता है तो इसमें आग लग जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन को आप बच्चों जानते हैं। क्लोरीन क्या होती है, क्लोरीन बहुत ही पंचट गैस होती है। यानी ये दम घोटू गैस आप जिसको कह सकते हैं। ये क्या करता है भाई, दम को घोटने का काम करता है। यानी ये भी जानलेवा है, ये भी जानलेवा है। लेकिन बच्चों जब दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, NaCl, यानी नमक का निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसके बिना भाई भोजन अच्छा ही ना लगे हमको। यानी हम इसके बिना रह नहीं सकते, इसको हम रोज सुबह शाम खाते हैं। कहाँ ये दोनों जहरीले थे और जबकि ये दोनों मिल गए तो क्या जी लोगों को अच्छे लगने लगे। नारा मित्रों, तो यानी कि हम कह सकते हैं इनका भौतिक क्या है, देखिएगा ये भी ठोस अवस्था में होता है, ये गैस अवस्था में होती है। लेकिन ये इनकी भौतिक अवस्था है। लेकिन जब ये पदार्थ बना, नया पदार्थ बना, देखो दो चीजें मिल रही हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है जिनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है, इनसे भिन्न है। देखो इनसे भिन्न है, और इनके रासायनिक गुण भी बच्चों इनसे भिन्न है। कहाँ इनका रासायनिक गुण कैसा था, ये जानलेवा था, ये भी जानलेवा था, जबकि ये जीवन दे रही है, यानी खाने के में प्रयोग की जा रही है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। जब एक या एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके नए नए भौतिक व रासायनिक, नए भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, जैसे समझिएगा, जैसे हम अभी एग्जांपल दिए हैं H2 प्लस O2 जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, H2O। ठीक है, जैसे Na प्लस Cl जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, NaCl, यानी इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया उम्मीद है समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम अब शुरू करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के भाग। रासायनिक अभिक्रिया के भाग, देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के भाग क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है हमारा क्या, समझते हैं, देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, जिसमें हमें पहला भाग समझना है क्या, पहला भाग हमको समझना है अभिकारक। अभिकारक, जैसे समझिएगा अभी हमने आपको समझाया कि मेरे पास मान के चलिए कोई भी दो पदार्थ थे, ये अभिक्रिया करके कोई तीसरा नया पदार्थ बना, या तीन से अधिक, मतलब कहने का मतलब यही है, दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो कई दो पदार्थ मिलकर कोई तीसरे प्रकार का नया पदार्थ बना लेता है। तो देखिएगा ये हमारा क्या कहलाता है, अभिकारक, और ये क्या कहलाता है, उत्पाद। तो आप समझिएगा इस बात को, कुछ कुछ किताबों में ऐसे लिख दिया गया है कि तीर के बाईं तरफ हमारा अभिकारक कहलाता है, जबकि तीर के दाईं तरफ उत्पाद कहलाता है। तो ये हम कह नहीं सकते, देखिएगा हम कह सकते हैं क्या, अगर ऐसे बना दिया जाए तो ये बाईं तरफ दाईं तरफ, तब तो हम बता नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हो सकता है कहीं पे जगह कम पड़ रहा हो किसी को, और वो अभिक्रिया को ऐसे लिख दे, तो हम यहाँ दाया बायां कहाँ खोजने जाएंगे, नहीं खोज पाएंगे। हम जनरली इसका जो परिभाषा लिखवा दे रहे हैं क्या, देखिएगा हम कहेंगे रासायन वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख दे रहे हैं, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दूसरा प्रकार है हमारा क्या, उत्पाद। देखिएगा कहीं उत्पाद, कहीं इसको प्रतिफल लिखा रहेगा, प्रतिफल। ठीक है, यानी जो फल हमको प्राप्त होता है, हम कहेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, उत्पाद, या आप कह सकते हैं प्रतिफल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने अभी कहा क्या, कि हमारा जो ये है, मान लेते हैं कोई दो पदार्थ है और आपस में विक्रिया करके तीसरा नया पदार्थ बना रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ये क्या कहलाते हैं भाई, अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक। और ये हमारा कहलाता है उत्पाद। ठीक है दोस्तों, अभिकारक और उत्पाद, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिएगा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान या रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। जैसे देखिएगा, आप कभी भी जाते होंगे हॉस्पिटल, आप देखते होंगे, तो क्या आप किसी भी
डॉक्टर को आप देखते होंगे या किसी भी नर्स को आप देखते होंगे तो आप बड़े आसानी से उसको पहचान जाते होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि नर्स आ रही है और चिल्लाते जा रही है, मैं नर्स हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं नर्स हूँ। ऐसा तो है नहीं। आप देखते हैं, कैसे देखते हैं बच्चों, कि उसके वो लंबा सा एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहनी होगी और यहाँ थर्मामीटर आला मरीजों का देखभाल कर रही होगी, दवाइयाँ दे रही होंगी, इंजेक्शन लगा रही होंगी, तो आप पता कर सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ क्या है, नर्स है या डॉक्टर है। आप देखते होंगे, जैसे आपसे मैं कहूँ, आप अपने कॉलेज में जाते होंगे तो आप अपने अध्यापक को पहले ही पहचान जाते होंगे कि हाँ, ये अध्यापक है, ये स्टूडेंट है। कैसे पहचान लेते हैं कि आपका अध्यापक कभी चिल्लाता है कि नहीं, मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ? ऐसा नहीं। आप देखते होंगे अध्यापक थोड़ा आपसे उम्र में ज्यादा होगा और हम मोटी मोटी किताबें लेकर हाथ में आपकी कक्षा की ओर पढ़ाने जा रहा होगा, डस्टर लिया होगा, मार्कर लिया होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है कि अध्यापक ही है यहाँ के। ठीक है? तो उसी तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ चीज़ों को देखकर हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही हैं कि नहीं। जैसे पहला देखिए लक्षण क्या दिखेगा आपको? पहला लक्षण दिखेगा, आप कह सकते हैं रंग रंग में परिवर्तन, या आप कह सकते हैं गैस का निकलना। अर्थात कहीं भी गैस निकल रही है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। दूसरा आप बता सकते हैं क्या? दूसरा आप कह सकते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, यानी किसी भी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो रहा है तो भी आप कह सकते हैं यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। या जैसे आप कह सकते हैं क्या, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, देखिएगा बच्चों, ताप में परिवर्तन का सिर्फ मतलब जनरली आदमी ये सोच लेता है कि ताप में परिवर्तन का मतलब होता है केवल टेम्परेचर का घटना, सॉरी टेम्परेचर का बढ़ना, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं होता। ताप में परिवर्तन का मतलब होता है टेम्परेचर का घटना या बढ़ना, यानी टेम्परेचर गर्म हो सकता है क्या? अवस्था में परिवर्तन, आपने जैसे कि अभी देखा, कोई भी चीज हम द्रव ले रहे हैं तो गैस प्राप्त हो रही है, गैस है तो द्रव में प्राप्त हो रही है, यानी हम कह सकते हैं अवस्था में परिवर्तन। और पांचवा आप कह सकते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो ये पांचों लक्षण आपको दिखाई दे रहे हो। इनमें से आपको केवल एक लक्षण भी दिखाई दे सकता है, कोई दो लक्षण दिखाई दे सकते हैं, कोई तीन दिखाई दे सकते हैं, कोई चार दिखाई दे सकते हैं, कोई पांच भी दिखाई दे सकते हैं। या कोई देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो कोई एक जो लक्षण आपको जरूर दिखाई देगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पांचों दिखाई दे। हो सकता है आप सुबह उठते हो, माता रानी की पूजा करते हो और अच्छे से अपना सारा काम करते हो, तो हो सकता है आपकी माता रानी के आपके ऊपर कृपा बनी रहे, तो हो सकता है आपको ये पांचों लक्षण दिख जाए। ठीक है? तो यानी ये रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका है। ठीक है? समझ में आ रहा है दोस्तों इतना? ठीक है? इसको नोट करिए और तुरंत हम इसको आगे करते हैं। ठीक है मित्रों? देखिएगा, रासायनिक समीकरण, देखिएगा भाई, रासायनिक समीकरण क्या है? तो एक समय रहा होगा, जैसे हम आपसे कहें कि ऐसा है कि हाइड्रोजन को, हम कह दें आपसे, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ पर जल प्राप्त होता है। तो क्या ये अच्छा लग रहा है आपको? जल प्राप्त होता है। देखिएगा, केमिस्ट्री में यानी हमारे रासायनिक विज्ञान में ये अभिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई भी प्रैक्टिकल कर रहा है तो क्या वो ऐसे करके बैठ के लिखेगा भाई? तो सारी चीजों को वो नहीं लिख सकता, क्योंकि जब तक लिख रहा तब तक रासायनिक अभिक्रिया कुछ और हो जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ या जो भी उत्पाद बन रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उनको उनके प्रतीक चिन्हों या प्रतीक सूत्रों के साथ लिख दिया जाता है। देखिएगा, जब ये लिखा जाता है तो जैसे हिंदी की किताब है तो आप देखेंगे हिंदी मीडियम में कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा।
आपका कोई इंग्लिश मीडियम का किताब उठा लीजिए, तो क्या आपको कभी लगेगा कि इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे लिखा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होते हैं तो जो है कि जल प्राप्त होता है। उर्दू की किताब उठा लीजिए तो भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। वहां पे एक अच्छी बात यह है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए उनके प्रतीक चिन्हों, जैसे हाइड्रोजन कह रहा है तो यानी हाइड्रोजन के लिए बस हाइड्रोजन का चिन्ह बनाया, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का बनाया, और इसको इस तरीके से लिख दिया, जल का सूत्र बनाया। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद को उनके प्रतीक चिन्हों या प्रतीक सूत्रों के द्वारा लिख देने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? किसी भी रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद उत्पाद को उनके प्रतीक सूत्रों के साथ लिखने पर या लिख देने पर जो रासायनिक रासायनिक या आप कह सकते हैं लिख देने पर जो समीकरण समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे मैं कह दूं, जैसे जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके आपस में जल का निर्माण करती है। हम कैसे लिखेंगे इस चीज को? हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके जल का निर्माण करती हैं। इस चीज को हम लोग आगे बैलेंस करेंगे। अभी बैलेंस करने आप बैलेंस के ऊपर न जाइए, यहाँ कैसे दो लगाया जाता है, कैसे नहीं लगाया जाता है, इन सब चीजों को हम आगे समझेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या है, अभी सिर्फ हमें रासायनिक समीकरण को समझना जरूरी था। रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होंगी, इन चीजों को हम आगे समझेंगे। इसके बाद होता है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर देना, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। देखिए, अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे यहाँ दो लगा दिया जाता है, क्यों लगा दिया जाता है, इन सब के बारे में। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना हमारा हेडिंग है। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, सबसे पहले बात यह आती है कि सर रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं? हमसे पूछता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के पीछे आप क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी उसमें क्या कहा गया था, यदि कोई पदार्थ अभिकारक में जितना है, यानी अभिक्रिया से पहले जितना है, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही प्राप्त होगा। यानी हमारे कहने का मतलब भाई, अगर हम मान लीजिए कि मान के चलिए हम चीनी का शरबत बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चीनी का शरबत बना रहे हैं। दोस्तों, अगर मान के चलिए इसमें हम 2 किलो पानी लिए हुए हैं, कितना, या 2 लीटर, 2 किलो, जो आप समझिए 2 किलो पानी लिए हैं, इसमें हम 1 किलो चीनी को घोल रहे हैं।
1 किलो चीनी घोलना है तो हमारे पास जो मिश्रण प्राप्त होगा ये कैसा होगा, तो 3 किलो का विलयन हमको प्राप्त होगा। ठीक है, मिश्रण या विलयन आप जो भी सही कहिए। यहाँ पे क्या होगा, हमको 3 किलो का प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं जितना हम अभिकारक में लिए थे उत्पाद में उतना ही हमको प्राप्त होगा। यही हमारा क्या है, आपसे पूछता है क्या कि हम अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, तो हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, आप कुछ भी कह सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी पदार्थ न तो कभी नष्ट हो सकती है और न ही उत्पन्न, यानी कह सकते हैं आप पदार्थों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी हम जितना अभिकारक में कोई भी वस्तु लेंगे या कोई भी पदार्थ लेंगे उतना ही हमको उत्पाद में भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम इस चीज को नहीं लिखवा रहे हैं इसमें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, वापस से सुन लीजिए। हम रासायनिक अभिक्रिया को क्यों संतुलित करते हैं, हम कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान की अविनाशिता नियम, अविनाशी नियम। यानी द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हम क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के पीछे हम चीजों को समझते हैं, तो हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देना है मित्रों, संतुलित करना यानी हम क्यों संतुलित करते हैं, तो हम लिखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण के या द्रव्यमान अविनाशी कह सकते हैं संरक्षण के नियम से, नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से पदार्थ या पदार्थों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, पदार्थों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात यहाँ तक हो गया, अर्थात अभिक्रिया में, अर्थात अभिक्रिया में, देखिएगा, अर्थात अभिक्रिया में पहले एवं, अर्थात आप कह सकते हैं अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के पहले एवं अभिक्रिया के बाद पदार्थ की मात्रा समान रहती है, समान रहती है। यानी अब आप कह सकते हैं अभिक्रिया के पहले व अभिक्रिया के बाद पदार्थ क्या होता है हमारा, पश्चात परमाणुओं की संख्या या पदार्थों की संख्या समान होती है, इसीलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब हमारे पास है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधियां या तरीके, कि हम रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से, रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित करते हैं। तो हमारे पास है प्रयास एवं त्रुटि मेथड। प्रयास एवं अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमारे पास जो विधि है उसका नाम है, उसका नाम है हमारे पास जांच एवं त्रुटि मेथड या प्रयास, जो भी आप कह सकते हैं, जांच एवं त्रुटि मेथड। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को आप, जांच एवं त्रुटि विधि। ठीक है दोस्तों, एवं त्रुटि विधि। देखिएगा सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम देखिएगा इसके कई सारे स्टेप हैं, तो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी हम कह सकते हैं जिसको चरण फर्स्ट, साथ में इसको लिखते चलिएगा, चरण फर्स्ट क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को हम सबसे पहले या रासायनिक समीकरण को लिखकर, ठीक है, चलिए हम बता दे रहे हैं इसको कैसे लिखेंगे। पहला चरण, रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को
रासायनिक समीकरण को लिखकर उसके चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम समझाने जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है Fe, क्या है Fe, यानी आयरन जल से अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है भाई, ये हमारे पास क्या है, रासायनिक। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये रासायनिक समीकरण बना हुआ है। अब इसे हमें संतुलित करना। आप देख सकते हैं इधर Fe एक है, जबकि यहाँ 3 आयरन है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, जबकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2। तो यानी हमें इसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं, देखिएगा, रासायनिक समीकरण को लिखकर उसके चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। यानी आपको क्या करना होगा, इसके चारों ओर इस तरीके से कुछ बॉक्स बनाना होगा। इसके चारों ओर आप क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, देखिएगा, इस बॉक्स बनाने का उद्देश्य ये है कि हम जब भी इसमें कोई परिवर्तन करेंगे, यानी कोई भी अंक आगे पीछे कहीं भी लिखेंगे, हम इस बॉक्स के अंदर कोई भी अंक नहीं लिखेंगे। हम इस बॉक्स के बाहर कोई भी अंक हमेशा लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी अंक नहीं लिख सकते हैं। हम कभी भी नीचे कोई अंक नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब भी होगा, केवल आगे हम अंकों को बदल सकते हैं या बंद लगा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, संतुलित करते वक्त, संतुलित करते समय बॉक्स के भीतर या नीचे कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी हम यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं या कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अब देखिएगा दूसरा चरण, देखिएगा जगह कम है यहाँ, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ दूसरा चरण, ध्यान से समझिएगा। चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से समझिएगा। चरण नंबर 2 क्या कहता है, चरण नंबर 2 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को संख्या को नोट किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं रासायनिक रासायनिक समीकरण में उपस्थित रासायनिक समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों या परमाणुओं, जो भी आप कहिए, विभिन्न परमाणुओं की संख्या को नोट किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे जैसे मानो चलिए, देखिए आपके पास रासायनिक समीकरण क्या था, FeH2O, जब ये अभिक्रिया किया था तो क्या बना था भाई, Fe3O4 और प्लस में H2। ये हमारे सामने रासायनिक अभिक्रिया थी। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। देखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा इस बात को कि रासायनिक अभिक्रिया में को संतुलित करने के लिए ये कुछ नहीं लिखना पड़ता हमको भाई। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले ये नियम है, हम इस नियम को सीख रहे हैं, हमको ये चीजें नहीं लिखनी पड़ती वहां कारक में, और एक तरफ उत्पाद में। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे टेबल। और देखिएगा समझिएगा, यहाँ सबसे पहले क्या था हमारा, आयरन था, आयरन की संख्या कितनी होगी, और यहाँ पे हमारा क्या है कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, इनको हमें क्या करना होगा, काउंट करना होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं क्या, एक सेकंड देखिएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या, यहाँ हम लिख दे रहे हैं तत्व, एक एक तरफ क्या, अभिकारक, और एक तरफ उत्पाद।
यहाँ अभिकारक और यहाँ उत्पाद, इनमें हम काउंट करते हैं। देखिएगा अभिकारक में एफ की मात्रा 1 है, जबकि उत्पाद में एफ की मात्रा 3। हमारा हाइड्रोजन जो है इसमें 2 है और इधर भी कितना है 2 है। ऑक्सीजन हमारा यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है। इसको हम लोग पहले सबसे पहले नोट करते हैं, अर्थात अपने मन में इन सब चीजों को हम लोग रखते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है चरण नंबर 3। क्या आएगा चरण नंबर 3? ध्यान से समझिएगा चरण नंबर 3 क्या कहता है, यानी तीसरा स्टेप क्या है। हमारा तीसरा स्टेप, इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप है सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को सबसे पहले संतुलित किया जाएगा और सबसे कम परमाणु वाले तत्व को सबसे बाद में संतुलित किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सबसे अधिक, देखिएगा यहाँ सबसे अधिक भले बोला जाए, लेकिन आपको समझना है हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले संतुलित करने की कोशिश करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को उचित गुणांक लगाकर संतुलित किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ठीक है, जैसे समझिएगा आपके सामने अभी यही बना हुआ था एफ इस तरीके से, आपके सामने बना था H2O इस तरीके से, आपके सामने बना था Fe3O4, ठीक है, और आपके सामने बना था H2। तो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित करते हैं। तो आप इसमें देखे होंगे सबसे अधिक परमाणु में अंतर किसमें था, ऑक्सीजन में। इधर एक ऑक्सीजन था जबकि यहाँ 4 ऑक्सीजन था। तो सबसे पहले हम इसी को संतुलित करेंगे। तो क्या लिखेंगे समझिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 4 लगाएंगे। आप डब्बे के आगे लगा सकते हैं, यानी बॉक्स के आगे लगा सकते हैं, कभी नीचे नहीं लगा सकते, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित किए, ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब इसी की तरह अगले चरण में चलेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 3, परमाणुओं के सभी परमाणुओं के तत्वों को चरण 3 की तरह संतुलित करते हैं। संतुलित करते हैं, देखिएगा, यानी जैसे हमने यहाँ ऑक्सीजन को संतुलित किया है उसी तरीके से बाकी सभी तत्वों को हम लोग या बाकी सभी परमाणुओं को संतुलित करने वाले हैं। देखिएगा ऑक्सीजन की यहाँ संख्या 4 हो गई, 4 हो गई। हाइड्रोजन देखिएगा यहाँ कितना होगा, 4 दूना 8 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 8। जबकि यहाँ कितने हाइड्रोजन है, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या मात्र और मात्र 2 है। तो 4 यहाँ लगा दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर समझिएगा इसी तरीके से हम एफ के पास आएंगे, यहाँ Fe3 है, यहाँ 3 लगा देंगे तो 3 Fe होगा। अब काउंट करिए, देखिए यहाँ 3 Fe है, यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ 4 दूना 8 हाइड्रोजन है और यहाँ कितना है, 4 दूना 8 हाइड्रोजन है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर लेते हैं। अभी हमारा आखिरी स्टेप नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चरण नंबर 5, इसमें हम क्या कहते हैं, चरण नंबर 5 हमारा कहता है कि चरण नंबर 5 कहता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया को आप संतुलित कर रहे हैं, अभी इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है, इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। तो आप कह सकते हैं अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को, क्या, अभिकारक अभिकारक एवं भौतिक अवस्थाओं को, अभिकारक एवं उत्पाद के भौतिक अवस्थाओं को लिखा जाता है।
देखिएगा, जैसे आप समझते हैं ये कैसा था, तो आप समझ रहे हैं ये हमारा ठोस था, तो यानी हम इसको क्या लिखते हैं, सॉलिड। आप यहाँ कर ही लीजिए, जैसे समझ लीजिए चीजों को। देखिए, जब कोई भी वस्तु ठोस होगी, उसके लिए आपके पास क्या होगा, सॉलिड शब्द लिखा जाएगा। जैसे आप जानते हैं द्रव है, तो द्रव के लिए आप लिख सकते हैं क्या, लिक्विड, इस तरीके से। और जैसे आपके पास क्या है, गैस है, तो गैस के लिए देखिए क्या शब्द यूज किया जाएगा, जी शब्द। इसी तरीके से कभी कभी होता है हमारे पास क्या, एक्वस, जलीय विलयन, हमसे कहेगा जलीय विलयन, तो जलीय विलयन को लिखा जाता है एक्वस, कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को समझ जाइएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, ये सॉलिड है तो यहाँ सॉलिड लिखिएगा, ये कैसा है, लिक्विड है तो लिक्विड लिखिएगा, जबकि ये कैसा है भाई हमारा, सॉलिड है, और ये हमारा कैसा है, गैस है, कुछ इस तरीके। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीजें समझ में आई। इसके बाद एक लास्ट स्टेप अभी रह जाता है, चरण नंबर 6। हम कहेंगे कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को, कुछ विशिष्ट, समझाते हैं अभी इसको, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों, कुछ बस विशिष्ट परिस्थितियों, जैसे ताप, दाब आदि को, आदि को, या आप यहाँ लिख लीजिए ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के, ये जो तीर का निशान है, तीर के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। देखिएगा, समझिएगा, जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, उसे में दोनों चीजों को मिला दिया जाए, तो हो सकता है वो रासायनिक अभिक्रिया ना हो। उनको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे समझिएगा, जैसे हमारे पास मान के चलिए कोई भी अभिक्रिया है, जैसे आप समझिएगा, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, यानी इसको हीट करना पड़ता है, हमें गर्म करना होता है। जैसे मान के चलिए, हो सकता है इसको 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करना पड़े। यहाँ कुछ निकिल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है अभी हम समझेंगे। निकिल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ दाब लगाया जाता है, यानी एटीएम ऐसे कह दे रहे हैं, एटॉमिक प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास एटीपी, जिससे हमारे पास एटीपी, यानी ये क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ कुछ ना कुछ हमारे पास दाब लगाया जाता है। तो इन अभिक्रियाओं, इनको एक साथ लिख के, अब हमारे पास क्या हो गया, NH3, अमोनिया। आप जानते होंगे इसे क्या कहा जाता है, अमोनिया। देखिएगा, कोई भी रिएक्शन आप पढ़िए, कोई भी अभिक्रिया पढ़िए, जिसका आपको नाम नहीं पता होगा, उसका उसके नीचे नाम जरूर लिख लीजिएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब 300 डिग्री सेल्सियस निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म किया जाता है, तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। देखिए, अगर गैस अगर प्राप्त है तो कुछ इस तरीके से हम तीर का निशान बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रही होगी कक्षा। अब हम आपसे एक और हमारे पास टॉपिक रह जाता है आज के लिए, और आखिरी, जिसको पढ़ के हम लोग कक्षा को समाप्त करेंगे। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अभिक्रियाएं संतुलित करने आ गए होंगे। जैसे कल की कक्षा में हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे और ज्यादा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ेंगे। देखिएगा, आज हम जान लेते हैं, हमारे पास एक टॉपिक आया है छोटा सा, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक, देखिएगा, उत्प्रेरक को हम समझते हैं। आप जैसे मान के चलिए, हो सकता है आप कक्षा में बैठे हो, आपका कोई दोस्त किसी से लड़ाई कर रहा हो, या हो सकता है उसकी लड़ाई ना हो रही हो, दोनों साथ में बैठे हुए हो, और आप जाएं उसके पास, आप उसको बहला फुसला दें कि अरे यार, आपके बारे में तो वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, और क्या हो जाए, उन दोनों में भयंकर मार हो जाए। समझिएगा, आपका एक दोस्त है मोनू, एक दोस्त है आपका सोनू, और आप बैठे हैं बीच में। ठीक है, आप क्या किए, इसके पास गए, इन दोनों में आपको पता है कि इन दोनों में थोड़ा बहुत किसी न किसी बात को लेकर बहस
चल रही है। तो आप गए इसके पास और आप इससे कहते हैं, अरे यार तुमको सोनू कह रहा था भाई ना कि बहुत मार मारेंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। फिर आप गए सोनू के पास, आप बोले अरे सोनू मैं तो तुम्हारे साथ हूँ यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मोनू तुमको पता है क्या कह रहा था, मैं तो उसको बहुत मार दूंगा, बहुत पीट दूंगा, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो इसमें क्या होगा भाई, दोनों जहां लड़ाई करने वाले में नहीं थे, फिर भी दोनों आपस में लड़ाई कर लेंगे। यानी उत्प्रेरक कौन हुआ, ए। तो आप समझिएगा, ये आप क्या है, उत्प्रेरक, यानी आप उस अभिक्रिया की गति को बढ़ा दिए। यहाँ सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हैं कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाना, आप ऐसे भी कह सकते हैं दो लोगों के बीच मारपीट हो रहा, आप बीच में गए और इसको क्या कर दिए भाई, दोनों को समझाएं बुझाएं और उनका झगड़ा को शांत कराएं। ये भी क्या है, एक तरीके का उत्प्रेरक है। यानी आप कह सकते हैं उत्प्रेरक क्या होता है, तो आप कह सकते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। दोस्तों, आज की कक्षा में मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिएगा, पढ़ाई हमेशा ध्यान से और मन लगा के कीजिए, आपके पास यही एकमात्र समय है, इसके बाद ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। आप पूरे मन के साथ इस चीज को पढ़ें, जितना हम लिखवाते हैं उतना डेली आप नोट्स बनाते चलिए। आपको इतना मैं उम्मीद या इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि इस नोट्स से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाइए, साथ में अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। आप या ऐसे करिए कि एक बार वीडियो को देखिए, समझिए उसको ध्यान से, कहीं अच्छी जगह पे बैठ के पढ़िए, कभी लेट के मत पढ़िए, और उसके बाद आप आराम से फिर दोबारा से इसको नोट्स बनाइए, या स्क्रीनशॉट देखते वक्त आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और साथ में नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।